Good morning to students. So yesterday we have discussed the pigeonhole principle. अब हमने pigeonhole principle तो पढ़ लिया था, तो अब पढ़ते हैं generalized pigeonhole principle. ठीक है, ये उसी का पार्ट है. pigeonhole principle में हम लोगों ने देखा कि अगर there are more pigeons than pigeonholes, there is at least one pigeonhole जिसमें 1 और 2 pigeon at least 2 pigeon होंगे. एटलीस्ट 2 का मतलब है ऐसा भी हो सकता है सब में ज्यादा हो, बट 2 तो कम से कम होंगे. ठीक है, लेकिन एज ह्यूमन नेचर है कि अब तो हमें 2 का ही पता चल रहा है, लेकिन अगर ग्रुप काफी बड़ा हुआ तो क्या होगा. अब तो स्टेटमेंट लिखते हैं जनरलाइज्ड पिजनहोल प्रिंसिपल का कि अगर हमारे पास सपोज करिए 1000 लोगों का ग्रुप है, स्टेटमेंट ऑफ जनरलाइज्ड पिजनहोल प्रिंसिपल. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर 1000 लोग हैं तब भी आप ये कहेंगे कि कम से कम 2 लोग ऐसे होंगे जिनका बर्थडे सेम मंथ में होगा. नहीं, तब आप कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कुछ काउंटिंग बता सकते हो कि कम से कम इतने लोगों का बर्थडे तो सेम मंथ में होगा. ठीक है, चलिए लिख लेते हैं क्या है स्टेटमेंट. इफ देयर आर n capital N objects and k boxes are available and n is greater than k, then n ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, k बॉक्सेस हैं और n ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बॉक्सेस से ज्यादा हैं. ठीक है, k बॉक्सेस आर अवेलेबल एंड n इज ग्रेटर देन there is at least one box contains ceiling of n by k objects. तो आपको क्या देखना है, ये है सीलिंग फंक्शन. आपने पढ़े होंगे ना 3 काइंड के फंक्शंस होते हैं, वैसे सीलिंग बोल दें या हम सीलिंग फंक्शन. तो क्या होता है कि सीलिंग फंक्शन की जो वैल्यू होती है ये बड़ी वैल्यू ले लेता है. एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्लोर फंक्शन. तो ये क्या होता है, एक सेकेंड इसको ऐसे लिख लेती हूँ. सीलिंग हो या फ्लोर हो, वो वैल्यू कैसी लेता है, इसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है, तो सीलिंग फंक्शन क्या है कि अगर आपने n को k से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी उससे बड़ा वाला जो इंटीजर होगा वो आप लेंगे, या तो उसके इक्वल या उससे बड़ा. जैसे इसके एग्जांपल दे देती हूँ पहले मैं एग्जांपल, फिर हम इरेज कर देंगे. एग्जांपल्स कैसे हैं, सपोज करिए आपने 12 को 3 से डिवाइड किया. इंटीजर का मतलब है पूर्ण अंक, तो आप पता ही है आपको, तो कितना आ जाएगा, ये तो 4 ही आ गया.
लेकिन अगर मैं 13 को 3 से डिवाइड करूंगी तो आई एम सॉरी, ये ऐसा बन गया, ठीक है। 13 को 3 से, 3 4 जा 13, 4 इंटू 3 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 4 पॉइंट समथिंग। कितनी भी वैल्यू आई, 4 3 चौक 12, एक बचा, 3 तिया 9, 4.3 आया समथिंग, ठीक है। तो आपके पास 4.3 आया इस सीलिंग के ऊपर, तो आप कहोगे इससे बड़ा इंटीजर कौन सा है, इक्वल्स टू 5। क्लियर हो गई बात। तो या तो उसके बराबर, क्योंकि अगर ये खुद से डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो वही नंबर, ठीक है, तब उससे बड़ा नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर नंबर में कोई भी डिजिट पॉइंट्स में आती है, पॉइंट्स के बाद डिजिट्स हैं, तो आप उससे बड़ा वाला नंबर, मतलब रियल लाइन पे, अब ये 0 है, ये 1 है, अगर डिजिट इधर जा रही है तो आप 1 की तरफ चल देंगे। 1 और 2 के बीच की डिजिट है तो आप 2 को ले लेंगे, ठीक है। 2 और 3 के बीच की डिजिट है तो 3 को ले लोगे, ठीक है। तो आप लोगे बड़ा नंबर। बात समझ में आ गई। यहाँ पे आप लेते हो उससे छोटा, अगर इसी का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते लेस देन और इक्वल टू x, तो वो होता 4। बात समझ में आ गई। अगर ये निकलवाऊंगी तो 4 आ जाएगी, 4.3 की वैल्यू, और अगर ये निकालेंगे तो 5 आ जाएगी। सीलिंग का मतलब छत, तो बड़ी वाली वैल्यू, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं अगर वो ज्यादा हैं तो कम से कम इतने ऑब्जेक्ट्स एक बॉक्स में रखे होंगे। अब आपने कम से कम इतने बता दिए, पहले यहां इसकी जगह कितना होता था 2, तो जनरलाइज्ड में इतना डिफरेंस आ गया। एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। तो ये तो आपने ये कैलकुलेट किया सीलिंग, है ना, सीलिंग का एग्जाम्पल देखा, ठीक है। क्लियर हो गई। यहाँ पे माइनस का मतलब नहीं है क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि नेगेटिव नंबर ऑफ पीसेस तो नहीं होंगे, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, सो हम पॉजिटिव की बात करेंगे, इसलिए मैंने पॉजिटिव नंबर्स की कैलकुलेशन आपको बताई है। अब देखिए क्या क्या चेंज आया उसमें और इस वाले प्रिंसिपल में। देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ in a group of 27 students, how many students, at least लिख लीजिए, at least how many students have birthday in the same month, birthday in the same month। तो अब आपको क्या कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि कम से कम कितने स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम मंथ में होगा। आप जनरलाइज्ड से पहले आप ये जानते थे कि कम से कम 2 का होगा, ठीक है। तो आप तो अभी तो ये कहते कि कम से कम 2 स्टूडेंट का होगा, लेकिन जनरलाइज्ड से आप क्या कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन हियर, ज्यादा वाली क्वांटिटी कौन सी है, n, तो n कितने हैं, 27 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। बॉक्स कितने अवेलेबल हैं, देखिए हमारे पास ये तो होते हैं बॉक्स। अब इस टाइम कितने बॉक्स हैं, क्योंकि दिया तो होगा नहीं आपको। किस बात के बारे में कर रहे हैं हम, क्वेश्चन किस बारे में है, सेम मंथ में किन स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम मंथ में पड़ेगा। मंथ कितने अवेलेबल है आपके पास, बॉक्स k is equals to 12, क्योंकि as there are only 12 months, there are only 12 months in a year, क्योंकि केवल एक साल में 12 ही महीने होते हैं, in a year, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप बाई जनरलाइज्ड
pigeonhole principle generalized pigeonhole principle at least ceiling of n by k मतलब 27 divided by 12 एटलीस्ट इतने स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स हैव बर्थडे इन द सेम मंथ, तो कम से कम इतने स्टूडेंट्स का सेम मंथ में होगा। तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू आप कह दीजिए इसको स्मॉल एन कह लीजिए, इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n इज इक्वल्स टू सीलिंग ऑफ 27/12, आप 12 से डिवाइड करिए 27 को, कितना आएगा 12 दूनी 24 और फिर आगे 3 बचे, फिर 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 3 आपके पास बचे हुए हैं रिमाइंडर में, 3 में फिर आप पॉइंट लगा के 0 लेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 12 दूनी 24 चलेगा 2.2 लगभग। आगे कितनी भी वैल्यू आए, मुझे ये पता चल गया कि ये क्वांटिटी 2 और 3 के बीच में आएगी, क्योंकि 3 से तो कम है ना, 12 3 तो 36 होते हैं, पर 12 दूनी 24 होते हैं, तो 2 से 3 के बीच की नंबर है ये। तो कितना आ गया इक्वल्स टू 3, क्योंकि सीलिंग का तो मतलब है कि मैं एक, तो कम से कम 3 स्टूडेंट का बर्थडे सेम मंथ में होगा। हेंस इसका मतलब एटलीस्ट 3 स्टूडेंट, अब तक तो आप 2 ही बता रहे थे, स्टूडेंट्स हैव बर्थडे इन द सेम मंथ, इन द सेम मंथ। अब देखिए कैसे, ये आपको बना के भी बता देती हूँ मैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल फुल फ्लैश क्लियर हो जाएगा कि कैसे कर रहे हैं हम। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार। देखिए सपोज करिए आपके पास कितने स्टूडेंट थे 27, मैं 1 से लेके 27 तक के नंबर लिख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। देखिए हम मान के चलेंगे कि पहले जनवरी से लेके, क्योंकि आपको हो सकता है, देखिए कम से कम 3 कहा है, हो सकता है कि सारे, देखिए ये वर्ड मैं बार बार बता रही हूँ, एटलीस्ट लिखने का मतलब है कम से कम 3 का तो बर्थडे सेम मंथ में होगा, हो सकता है सारे के सारों का बर्थडे सेम मंथ में हो। तो पिजन होल प्रिंसिपल कम से कम 3 की बात बताएगा कि कम से कम इतना तो होगा, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि भाई मेरा जो फ्रेंड है वो पास हो गया है, तो कम से कम उसके 33 मार्क्स आए हैं या 36 आए हैं 50 में से, तो इतना अजम्पशन तो आपको मिल जाता है ना। तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि अब 33 से या 36 से कम आए होंगे आपके मार्क्स, नहीं। तो आप ये कहोगे कि हाँ इसके कम से कम 36 आए हैं, या जो भी है कि अगर मेरा जो फ्रेंड है वो क्वालिफाई कर गया इस रिटन एग्जाम को, तो इसका मतलब उसके उतने मार्क्स तो आए होंगे ना, तो कम से कम उतने मार्क्स, ठीक है, ये है। चलिए मैंने मान लिया इसका बर्थडे जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सबके बर्थडे अलग अलग मंथ में हो गए। लेकिन अब फिर से रिपीट करती हूँ, मैं मानती हूँ फिर से जनवरी आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखिए 2 बार आपके पास दिसंबर आ चुका है, कम से कम 2 बार, कम से कम, इसीलिए कम से कम का केस है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि 1 से लेके 5 तक सारे जनवरी वाले थे, तो लेकिन वो एक मैक्सिमम केस हो गया। हम तो कम से कम की बात कर रहे हैं, मीन्स एटलीस्ट कितना हो सकता है,
ठीक है, तो अब दिसंबर 2 बार आ गया, लेकिन अब जो भी मंथ आएगा, चाहे मैं वो अगस्त लिखूं, चाहे जुलाई, चाहे मई, चाहे नवंबर, चाहे अक्टूबर, तो वो ही नंबर कम से कम 3 बार रिपीट हो गया। तो अगर मैंने इसे जनवरी, इसे फरवरी और इसे मार्च लिख दिया, तो एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जिनका बर्थडे हमेशा सेम मंथ में होगा। जैसे कि पहला स्टूडेंट ये मिला, दूसरा ये, और तीसरा ये। तो कम से कम 3 हो गए ना, और भी ज्यादा भी हो सकते हैं, पर 3 तो कम से कम मिल गए। देखिए एक ये भी है, तो 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, पर 3 तो कम से कम होंगे। ठीक है, फरवरी की बात करें तो कम से कम 3 फरवरी वाले हो गए। ठीक है, तो कम से कम 3 स्टूडेंट हैं जो सेम मंथ में बॉर्न हुए। ओके, तो ये था मैनुअल प्रोसेस बताने का। चलिए इसे तो इरेज कर देते हैं, ये आपका देखने का प्रोसेस था कि कैसे हम इसे देख पाए। तो कभी आपका अगर क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि मैंने ये क्वांटिटी निकाली है, तो आप कैलकुलेट भी करके देख लीजिए। मैनुअल तो आप हमेशा देख सकते हैं, अब ज्यादा बड़ी क्वांटिटी होगी तो नहीं देख सकते हैं, पर अगर 27 लोगों का ग्रुप था तो आपने देख ही लिया। ठीक है, अभी तक आप 2 को कह पा रहे थे, पर पिजन जनरलाइज्ड ने आपको 3 बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the minimum number of students? What is the minimum number of students in a class, required in a class? कम से कम कितने होने चाहिए क्लास में, रिक्वायर्ड इन ए क्लास, so that at least 5 स्टूडेंट। अब देखिए आपको क्या दे दिया है, स्मॉल एन की वैल्यू ही दे दी है। एट लीस्ट 5 स्टूडेंट्स will receive the same grade if there are 4 grades A, B, C, D। अब आपसे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या हो गया, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा कि कितने कम से कम एक क्लास में स्टूडेंट होने चाहिए कि कम से कम उनमें से 5 को अलग अलग ग्रेड मिला, 5 को सेम ग्रेड मिला है और 4 ही ग्रेड पॉसिबल थे। अब आपसे इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपके पास 4 ग्रेड थे A, B, C, D। ठीक है, हमें नहीं पता कि पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट कम से कम हो। ध्यान रखिए ये भी अभी मिनिमम ही पूछ रहा है आपसे, और इस मिनिमम का भी मैं रोल बताऊंगी कि मिनिमम क्यों कहा है, क्योंकि ये एक रेंज आएगी आपके पास। ठीक है, अब 5 स्टूडेंट कम से कम सेम ग्रेड वाले हों। ठीक है, तो हमसे क्या क्या पूछा है, गिवन ये जो n बाई k निकालते हो आप, सीलिंग जो स्मॉल n होता है वो आपको दे दिया कम से कम 5, क्योंकि ये कह दिया ना कि 5 ने सेम ग्रेड मिल गया है। तो ये स्मॉल n बाई n इज इक्वल टू, जो हम ये स्मॉल n लिख देते थे, ये अब की बार दे दिया गया है। ठीक है, दूसरी क्या चीज दी है, कि जो है जो कितने ग्रेड्स हैं,
तो पॉसिबल ग्रेड्स कितने हैं? 4 की A, B, C, D ग्रेड्स। बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है इस बार n के बारे में सवाल है, कम से कम n कितना हो जाए। ठीक है, तो बाई जनरलाइज्ड, हम जानते हैं कि जनरलाइज्ड पीजन होल प्रिंसिपल ने क्या कहा? बाय जनरलाइज्ड पीजन होल प्रिंसिपल at least n by k is equals to 5, और n हमें पता नहीं है, लेकिन हमें डिवाइड किससे करना है? 4 से, ये तो पता है ना हमें, is equals to 5। अब देखिए आपको n की वैल्यू सोचनी है कि क्या हो सकती है। तो मैंने क्या कहा कि आपको 4 से डिवाइड करना है किसी n को और 5 आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर आप देखें, यहाँ n लिख लेते हैं, यहाँ 4 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 4 बार तो पहले कम से कम चला होगा, क्योंकि ये 4.1 हो या 4.2 हो या 4.3 हो या 4.4 हो या 4.9 भी हो, तब भी ये 5 ही बनेगा। ये तो बात समझ में आ रही है ना आपको कि n को 4 से डिवाइड करने के बाद ये कुछ ऐसा नंबर भी आ सकता है, ऐसा, क्योंकि आपने तो इसको 5 लिख दिया होगा, जरूरी तो नहीं है ये पूरा 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 कट गया हो, लेकिन ऐसा, इसे वहां लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम इसे नेक्स्ट पेज पे ले जाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि रफ में क्या समझाना चाहती हूँ। नेक्स्ट देखिए, n की वैल्यू अगर 20 रही होगी तो 20/4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया? 5। अगर मैंने कहा कि ये 19 है तो कितना आएगा? तब भी 5। मैंने कहा ये 18 है, डिवाइड करते रहिएगा आप, 4 चौक 16, 17 18, तो 2 बचे, 4 पंजे 20, तब भी ये 5 ही है। मैंने 17 रखा, तब भी ये कितना है? 5। मैंने यदि 16 रख दिया तो ये कितना है? 4। तो अब आपकी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि n की वैल्यू जैसे यहाँ आपने 20 रखी तो ये 5, n की वैल्यू यहाँ 19 रखी तो भी 5, n की वैल्यू यहाँ 18 रखी तो भी 5, n की वैल्यू यहाँ 17 रखी तब भी 5, लेकिन n की वैल्यू 16 रखते ही आपको 4 मिल गया। इसका मतलब मिनिमम n कितना होना चाहिए? 17। अब ये कैसे हमें पता चला? देखिए, जब आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे कैसा हो सकता है? n कैन बी 4 इंटू जो आपका मल्टीपल चला होगा, 4 टाइम तो चला है ना 5 आने के लिए, प्लस समथिंग। तो अब क्या है, क्योंकि हमें पता है कि n तो कम से कम, भाई देखिए आप क्या लिखते हो, किसी नंबर को मैं कहती हूँ 16 है तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो, ये तो पूरा नहीं डिवाइड होना, प्लस r लिख लेते हैं। ठीक है, इसे r, ठीक है। सपोज करिए आप 4 से डिवाइड कर रहे हो 16 को, तो 4m प्लस 0, 4 इंटू 4, 17 को कैसे लिख सकते हो? 4 इंटू सम m प्लस 1। 18 को कैसे लिख सकते हो? 4 इंटू m प्लस 2। 19 को कैसे लिख सकते हो? और 20 को फिर से 4m प्लस 0। क्योंकि नंबर 4 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो जो शेष बचने की संभावनाएं होती हैं वो या तो 0 बच सकता है, ये तो पढ़ा ही है ना आपने, जिस नंबर से डिवाइड करते हो दूसरा उसके रिमाइंडर आने के चांस 0 से 3 तक ही हो सकते हैं, या तो कोई शेष ना बचे, या 1 बचे, या 2 बचे, या 3 बचे। तो इसका मतलब सबसे मिनिमम वाला कौन सा होगा? सबसे मिनिमम वाला कौन सा होगा? जिसमें कि 1 आ रहा होगा शेष। सबसे छोटा तो वही नंबर रहा होगा ना, तो इस नंबर में क्या हो रहा होगा? 17 में सबसे छोटा यही है, 4 चौक 16 और 1 17। बात समझ में आई? क्योंकि आप 4 से डिवाइड कर रहे हो और 4 ही
4 पॉइंट समथिंग आपको चाहिए, तो 4 बार तो आपको चलाना है ना। ये तो अभी मैंने m जनरल लिखा है कि किसी भी नंबर को जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर लाने के लिए 4m टाइप का होगा, वो 4m+1, 4m+0, 4m+2। लेकिन अब इस m को तो हम जान रहे हैं ना, क्योंकि m क्या दिया है जिससे डिवाइड कर रहे हो आप, तो वो कम से कम n/4 क्या दिया है आपको कि ये 4 पॉइंट समथिंग रहा होगा, तभी तो ये 5 आया है। 4 रहता तो 4 ही आता। इसीलिए मैं सबसे पहले ये एग्जांपल बताया था आपको कि अगर ये पूरा पूरा कट गया तो 4 आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ 4 से, पॉइंट्स में आया तो तुरंत 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे ये वाले तो चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ ये या ये वाले चाहिए। तो मिनिमम कौन सा होगा जिसमें रिमाइंडर 1 बच रहा होगा। और क्योंकि मुझे 4 से ज्यादा चाहिए तो यहाँ 4 × 4 + 1 = कितना, 17। बात समझ में आई। तो देखिए क्लास में 17 स्टूडेंट होंगे तब भी 5 को सेम ग्रेड मिलेगा, 18 होंगे तब भी, 19 होंगे तब भी, 20 होंगे तब भी, लेकिन मिनिमम कौन से हुए, 17। तो कम से कम 17 स्टूडेंट क्लास में होने चाहिए। तो ये पूरी कैलकुलेशन अब आपको समझ आ गई। देखिए ये क्या हुआ, hence n is equals to 17, क्योंकि 17, 18, 19 और 20 सभी केसेस में n कुछ भी हो, n/k is equals to 5 ही होगा। तो मिनिमम कौन सा वाला है, 17। ठीक है, अब इसे फिर से हम मैन्युअली बना के देख लेते हैं। देखिए हमें नहीं पता कि अभी स्टूडेंट कितने हैं, चलो मैंने कहा कि आप बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आगे तक लिखते चले जाइए। देखिए पहले सबको A B C D, 4 स्टूडेंट को ABCD मिल गया। अब मेरे पास तो 4 ही ग्रेड थे, तो किसी को A दूंगी, किसी को B, किसी को C, किसी को D। फिर से मैंने ABCD देना शुरू कर दिया, A B C D। फिर 4 स्टूडेंट हो गए, A B C D, फिर A B C D। अब देखिए आप कितने स्टूडेंट को चाहिए, क्वेश्चन पे आइए। हमने कहा कि हमें नहीं पता क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कम से कम 5 को एक जैसा ग्रेड मिले, कम से कम 5 को। तो अभी कितने स्टूडेंटों को मिला है, 1 2 3 4। अभी तक केवल 4 स्टूडेंट को सेम मिला है किसी भी केस में। मैंने ये केस बनाया, तो जैसे ही मैं इसको A दे दूंगी तो कम से कम 5 हो गए ना। अगर मैं इसको B दे दूंगी तो B वाले 5 हो जाएंगे। इसको कुछ भी ग्रेड दे दें तो कम से कम एनी ग्रेड, अगर मैं इसको A दे देती हूँ तब भी 5 हो जाएंगे, B दे देती हूँ तब भी, C D कुछ भी, क्योंकि B वाले एक तो ये है, एक ये, फिर एक ये, और अगर इसको B दिया तो कम से कम फिर 5। तो कहाँ पे आके टिकी आपकी बात, 17 पे। तो कम से कम कितने स्टूडेंट चाहिए, 17। हाँ मैं अगर 18 ले लूंगी, 19 ले लूंगी, 20 ले लूंगी तब भी। तो अगर अब ये ऐसा क्वेश्चन बनाए कि कितने स्टूडेंट चाहिए क्लास में, अगर 10 स्टूडेंट को सेम ग्रेड मिले तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि अब तो आपको पता चल गया कि क्या करना है। n/k देखिए, और n किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। तो n किस टाइप का होगा, n का जो टाइप होगा वो होगा 4m + r। r शेषफल है और m जितना भाग गया, भाग्यफल। ठीक है, तो जितना डिवाइड के बाद आया ये, और जितना शेष बचा वो रिमाइंडर। तो किसी भी नंबर को जब 4 से डिवाइड करोगे तो वो 4m + r टाइप का होगा। और r कहां से कहां लाई करेगा, r या तो 0 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, जब 4m + 1 होगा। क्यों, क्योंकि 0 होने पे तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात।
सो ऐसे क्वेश्चन अब आप ट्राई कर लीजिएगा, कोई डाउट रहता है सो यू मे आस्क। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करेंगे। ओके देन।